हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो इन दिस वीडियो मैं इस वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। Q&A वीडियो या टाइटल लेके पता चल ही गया होगा कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सभी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पूछ रहे हैं। तो उनका मैंने सोचा कि एक बार ना मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया मोबाइल में। तो वो सारे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको मुझे लगा कि आपको रिप्लाई करना ज़रूरी है, ठीक है। एंड मैं हर एक पर्सन का लंबे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जिसको अगर मैं एक कुछ लाइंस में लिखूँ तो मैं खुद भी सेटिस्फाइड नहीं होती कि अगले वाले को समझ में आएगा या नहीं आएगा। तो मैंने सोचा कि इतना सब कुछ मैं हर पर्सन को लिख तो नहीं सकती, तो मैं एक वीडियो बना देती हूँ जिसमें आपके भी जो मन में जो क्वेश्चंस पुट आउट होते हैं, आपको शायद क्या नाम है जो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ वही क्वेश्चन क्या पता आपके मन में भी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो पुट आउट हो। तो आई थिंक ये वीडियो ना जो जापान आने वाले हैं अभी या फिर जो जापानीज़ की स्टडीज़ कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले दिक्कत क्या आती है कि आप वीडियो कंप्लीट नहीं देखते हो, ठीक है। मैंने एग्रीकल्चर के ऊपर वीडियो बना रखी है, काइगो के ऊपर वीडियो बना रखी है, ठीक है। आप एग्रीकल्चर की वीडियो पे ना जो चीज़ उस वीडियो में बता रखी है वही क्वेश्चन कमेंट में लिख रहे हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है ना कि आप वीडियो को अच्छे से नहीं देख रहे हो, है ना। मैंने पूरे एग्रीकल्चर के बारे में बता रखा है। इस जो एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम है वो इंडिया में किस किस लैंग्वेजेस में होता है, ठीक है। SSW में कहीं मैंने अभी रिसेंटली मैंने परसों ही मैंने उसकी वीडियो डाली है, अपने हाउस टूर की डाली है, ठीक है। अब मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है कि उसके क्या एक्सपेंसेस है, क्या खर्चा है, ठीक है। ये मुझे साथ में मिला है, मतलब कुछ जो भी है तो वो सारी चीज़ें मैंने वीडियो में बता रखी है। लेकिन जो चीज़ मैं आपको वीडियो में बताती हूँ आप उसी चीज़ का मेरे को कमेंट करके उसके नीचे कमेंट करते हो ना, तो लगता है कि इसका मतलब आपने वीडियो नहीं देखी कंप्लीट। तो वीडियो को कंप्लीट देखा करो, स्किप मत करा करो, ठीक है। एंड उसके बाद फिर जो वैलिड क्वेश्चंस होते हैं उनके आप मेरे को कमेंट करा करो। कुछ लोग अभी जैसे ये होता है ना लड़के टाइप होते हैं तो वो कुछ कुछ कमेंट करते हैं आपकी एज क्या है, आप ये सब कुछ। तो भाई मैं आपको बता दूं ये प्लेटफॉर्म, यूट्यूब प्लेटफॉर्म जो मैंने चैनल बनाया है ये मैंने आपको हेल्प करने के लिए, ठीक है, और अपनी लाइफस्टाइल शेयर करने के लिए। क्योंकि देखो आप दूसरी कंट्री में आ रहे हो, ठीक है, इतना आसान नहीं होता। आते ही सब कुछ आपको डिफरेंट डिफरेंट लगता है तो आप कैसे मैनेज करोगे। तो मैंने आपको थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए कि इतना भी हार्ड नहीं है, मतलब जितना आप ये सोचते हो ना, क्योंकि आप जब घर से बाहर निकलोगे ना तभी आपको बाहर की दुनिया का पता चलेगा, ठीक है। तो मैं आपको आपकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि बहुत सारा होता है कि मतलब डिप्रेशन में चले जाते हो बहुत सारे लोग की, लाइक खर्चा ज़्यादा हो रहा है, इतने एक्सपेंसेस हैं, इतना हम कहाँ से लाएंगे, ठीक है। TITP में इतना नहीं होता लोगों को, क्योंकि TITP में कंपनी सब कुछ उठाती है, सबसे आते यहाँ पे पैसे मिल जाते हैं। लेकिन SSW में सब कुछ डिफरेंट होता है। आप SSW होता ही एक ऐसे है कि आप स्किल्ड वर्कर हो। स्किल्ड वर्कर मतलब ऑलरेडी सारी चीज़ आपको खुद से पता है, ठीक है। TITP में आप ट्रेनिंग वाले हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, जापान में आके ट्रेनिंग कर रहे हो प्लस थोड़ा बहुत वर्क भी कर रहे हो। तो उसमें क्या होता है कि वो एज अ ट्रेनर समझते हैं कि मतलब आपको काम नहीं आता। लेकिन स्किल्ड में मतलब स्किल्ड वर्कर हो, मतलब आपको ऑलरेडी सारी स्किल आती है उस काम की, तो वो आपको ये करके चलते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको बहुत सारे अपने ऐसे काम है, अपने प्रोसेस के काम है जो कि आपको खुद करने पड़ेंगे। वो आपको हेल्प करेंगे, आपको गाइड, जैसे आपकी इंडिया की कंपनी होगी या जापान की, वो आपको गाइड करेंगे, ठीक है। कुछ काम ऐसे भी होंगे जो आपको खुद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको ना हेल्प करने के लिए कि कल आप जापान आ रहे हो इसीलिए मैं ये वीडियोस आपको शेयर करती हूँ, ठीक है। तो इन वीडियो से कोई मेरा पर्सनल लाइफ का कोई वो नहीं है कांटेक्ट की, मतलब मैं आपको शेयर कर रही हूँ, आप सुनो। आपका कोई क्वेश्चन है, आप आना चाहते हो, आपको सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ। मैं सबको कहती हूँ कि आप क्या नाम है एग्ज़ाम दो SSW का। अगर आपको SSW पढ़ना है तो मैं पढ़ाती भी हूँ, ठीक है। आप मेरे से कॉन्टेक्ट करो, मैं आपको SSW पढ़ाऊँगी, काइगो। उसके अलावा एग्रीकल्चर अभी हमारे इंडिया में 2 ही वैकेंसी है, 2 ही सीट है, एक एग्रीकल्चर की एक उसकी काइगो की। आप उनको पढ़ो, आप एग्ज़ाम पास कर लेते हो, उसके बाद आप हमें कांटेक्ट करो ना, उसके बाद हम आपको सपोर्ट करेंगे।
ठीक है, आपके लिए कंपनी जापान में कंपनी सर्च करेंगे एंड आपको जब तक आप जापान आ जाते हो, जब तक आप सेटल हो जाते हो, तब तक आपको फुल सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो जिसका भी SSW पास हो गया है, ठीक है। एंड एक बात और बता देती हूँ कि मेरी वीडियो ओनली इंडिया के लोग नहीं देखते हैं, एटलीस्ट इंडिया के फिर भी कम देखते हैं, नेपाल और भी नेपाल, म्यांमार, ठीक है, श्रीलंका वगैरह एंड ये इनमें बहुत ज़्यादा देखी जाती है मेरी वीडियोस। तो अगर आप उस कंट्री से भी हो, क्योंकि उनमें क्या होता है लैंग्वेज का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जो कि जैपनीज जानते हैं, जो जैपनीज की स्टडीज़ की वीडियो है वो भी वो लोग देखते हैं ना। तो कोई नहीं, अगर आपको इंडिया से अगर आप जापान आना चाहते हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन अभी ना वीडियो कुछ और है, Q&A की वीडियो बना। तो फर्स्ट कमेंट है जो कि ध्रुव शर्मा का है, उन्होंने कमेंट करा है। बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हैं, उनके लिए थैंक यू वेरी मच। इसलिए ना मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, फिर जब मैं वीडियो नहीं डालती ना फिर मेरे को लगता है कि नहीं मुझे डालनी चाहिए। ठीक है, किसी ना किसी की हेल्प हो रही है तो बहुत अच्छा लगता है जब मेरी वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प होती है। तो फर्स्ट ध्रुव शर्मा का कमेंट है, योर व्लॉग विल हेल्प मी अ लॉट इन फ्यूचर्स। आई हैव अ वन क्वेश्चन, कैन यू से हाउ यू बुक द शेयर हाउस। वो ये पूछना चाहते हैं कि मैंने शेयर हाउस, मुझे कैसे पता चला था शेयर हाउस का। आई एम कमिंग इन जापान इन अप्रैल इन टेक स्टूडेंट वीजा बट स्कूल इज नॉट प्रोवाइड अकोमोडेशन। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि आप जापान वीज़ा सॉरी आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो तो बेस्ट तो आपके लिए यही रहेगा कि जैसे जहाँ पे भी आपका स्कूल होगा ना वहाँ पे उसके आसपास ही आप कोई शेयर हाउस ढूंढे तो सबसे बेस्ट है कि मतलब आप ना, जैसे मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताया था लियो पैलेस, तो ये तो आप ना ही सोचें इसके बारे में, तो अच्छा है क्योंकि ये थोड़ा कॉस्टली होता है। तो आपके लिए शेयर हाउस ही बेटर रहेगा। एंड सभी सिटीज़ में, ठीक है, आपको जहाँ पे भी आपका स्कूल है उसके आसपास आप ना गूगल पे डाल के सर्च कर सकते हो, लियो पैलेस में भी सर्च कर सकते हो। उसके अलावा जैसे ही आप लियो पैलेस पे सर्च करोगे तो उसमें और भी जो इसकी अकोमोडेशन की साइट्स होती है ना वो आपको वहीं पे मिल जाएगी। ठीक है, जापान की, तो जो भी आपका एरिया है उसके आसपास जहाँ पे भी मतलब शेयर हाउस है तो उनका आपको लाइक पता चल जाएगा वहाँ से ना। एंड शेयर हाउस में बेटर रहेगा क्योंकि उसमें थोड़ा सा आपके एक्सपेंसेस कम लगते हैं। ठीक है, आपको 30,000 येन के आसपास मिल जाएंगे शेयर हाउस, जिसमें 30,000 येन में भी आपका बिजली बिल, गैस बिल एंड पानी का बिल तीनों आ जाएंगे उसमें। ठीक है, 30,000 में। एंड जो लियो पैलेस में अगर देखते हो इसमें वैसे शेयर हाउस भी मिल जाएंगे बट अगर वैसे देखते हो तो ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा क्योंकि इसमें अराउंड आपको 50 के अराउंड मिलेगा। 50 के अराउंड में भी 25, अगर 2 पर्सन भी रह रहे हो 25 प्लस आपका गैस बिजली बिल ये सब अलग होता है, तो उसके लिए आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, एंड उसके बाद है कि किसी ने ना नाम नहीं डाल रखा, यूजर गो 7IP7TP3D कुछ ऐसे नाम है। मैम आपका रूम शेयरिंग रूम है या फिर अकेले रहते हो? तो मैंने ये सारी चीज़ें, वही तो है कि मैं ऑलरेडी वीडियोस में बताती हूँ लेकिन उसकी उन्हीं चीज़ों के ऊपर आप बार बार कमेंट करते हो तो मैं बता देती हूँ कि मेरा जो रूम है इसमें वैसे मैं अकेली रहती हूँ बट इसमें आप शेयरिंग से भी रह सकते हो। ठीक है, अगर आप दो कंबाइन में आ रहे हो ना, 2 लोग, तो आप 2 लोग आराम से रह सकते हो। 2 लोग के हिसाब का है, इसमें आपको एक बेड ऊपर मिलता है, एक पर्सन नीचे सो सकता है, एक पर्सन ऊपर सो सकता है, तो ऐसे मिलता है ये। उसके बाद आशीष सैनी ने एक कमेंट करा हुआ है, प्लीज शेयर अबाउट द एक्सपेंसेस ऑफ अकोमोडेशन एंड शेयरिंग एंड अबाउट द वर्क स्पेस फॉर बॉयज एंड गर्ल्स आर सेपरेटली वर्किंग और टुगेदर। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ आशीष सैनी, थैंक यू फॉर द कमेंट। एंड जो जापान में क्या होता है, आप कोई भी वर्क करते हो, चाहे आप कंपनी में वर्क करते हो, चाहे आप एग्रीकल्चर में वर्क करते हो, चाहे आप काइगो में वर्क करते हो, ऑटोमोबाइल, पैकिंग, फिशिंग में कहीं पे भी आप वर्क करते हो, तो यहाँ पे कोई लड़की या लड़के वाला है नहीं, मेल फीमेल वाला। जहाँ पे अभी मैं काम करी काइगो में भी मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं, और ऐसा भी नहीं होता। सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे ये नहीं होता कि मेल पर्सन के काम करने के लिए मेल पर्सन ही होते हैं या फिर फीमेल के लिए फीमेल ही होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, पूरी टीम होती है कोवर्कर्स की, जिसमें मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं। ठीक है, हमें भी मेल का काम करना पड़ता है। ठीक है, एंड मेल्स भी फीमेल्स का काम करते हैं, तो यहाँ पे मेल फीमेल वाला कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको मेल भी मिलेंगे और फीमेल, आपको मेल्स के साथ भी काम करना पड़ेगा।
ठीक है, चाहे आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो। सो दैट्स इट। कमेंट करा हुआ है, मैम जीएफटी और एसएसडब्ल्यू एग्रीकल्चर का एग्जाम साल में कितनी बार दे सकते हो, प्लीज बताइए। तो जेएफटी और एसएसडब्ल्यू का एग्जाम, जो एसएसडब्ल्यू है ना पूरा, ये उसके साथ ही जेएफटी का एग्जाम होता है जिसमें आपको प्रोमेट्रिक आईडी बनानी होती है। तो ये एग्जाम साल में 2 या 3 या नेट की तरह 6 बार नहीं होता है। ये एग्जाम मंथ में 8 से 10 बार होता है, ठीक है। इसके डेज अलॉट होते हैं जो कि आप प्रोमेट्रिक आईडी पे टेस्ट शेड्यूल में जाके टेस्ट डेट में देख सकते हो किस किस दिन एग्जाम है। जिस दिन एसएसडब्ल्यू का एग्जाम होगा उस दिन जेएफटी का भी एग्जाम होगा, ऐसे होता है। तो आप दोनों एग्जाम एक साथ दे भी सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि मतलब साल में कितनी बार होता है, ये होते रहते हैं एग्जाम, ठीक है। आप शेड्यूल को चेक कर सकते हो, हर मंथ में कई कई बार होते हैं। एंड उसके अलावा अगर आप एक बार फेल भी हो जाते हो तो आप उसको 45 डेज के बाद दोबारा दे सकते हो उसी एग्जाम को, आप सेम प्रोमेट्रिक आईडी से। किसी ने कमेंट करा है, ये नाम नहीं लिखते ना, जैसे कुछ यूजर CY9XN3T ऐसे कुछ करके नाम, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रही, ठीक है। वहां जाके कैसा लग रहा है, जैसा इंडिया में सोचा था वैसा ही या चेंज लगे आपको, और क्या क्या चेंजेस लगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जितना मैंने इंडिया में सोचा था मुझे उससे भी अच्छा मिला है यहाँ पे, ठीक है। मैं जितना सोच के आई थी मेरे अंदर, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम कोई निकलता है ना तो सबको फियर होता है कि कैसा मिलेगा क्या मिलेगा। तो मेरे को जो मैंने सोचा था उससे भी अच्छा मिला सब कुछ। मेरे को वर्क प्लेस भी बहुत अच्छा, काइगो में क्या होता है कि वर्क प्लेस आपको जैसे जापान में ना मतलब जगह मैटर करती है कि आप किस प्लेस पे काम कर रहे हो। लाइक जो केयर वर्कर सेंटर्स होते हैं वो एक छोटे एरिया में, और छोटे भी होते हैं, एक आप हॉस्पिटल में काम करते हो। तो फिर मेरा वर्क भी बहुत अच्छा है एंड मुझे ना जापान आके बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। एंड जो सोचा था उससे भी अच्छा मिला। MD सदम हुसैन, इन्होंने बहुत बड़ा कमेंट कर रखा है। सारी वीडियोस देखता हूँ, सुनता भी और पढ़ता भी हूँ, थैंक यू वेरी मच। मैम आपने एसएसडब्ल्यू का टोटल खर्चे के बारे में नहीं बताया। तो भाई इसके बारे में तो मैं यही कहूँगी कि एसएसडब्ल्यू का खर्चा तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। एंड एक क्वेश्चन ये भी था कि इन जापान आने के बाद आपके क्या एक्सपेंसेस, मतलब अराउंड 1 महीना मेरे को होने वाला है तो उसमें मेरा कितना खर्चा हुआ है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें जो जरूरी सामान है, भाई एक घर को एडजस्ट करने के लिए ना, घर में ये होता है कि आप सारी चीज़ें अपने घर को सेटअप करने के लिए सारी चीज़ें इंडिया से नहीं ला सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया से क्या लेके आ जाओगे, अपना खाने का लेके आ जाओगे, पहनने का लेके आ जाओगे। तो इतना सामान आप एक घर सेट करने के लिए नहीं लेके आ सकते हो, आपको ऑलमोस्ट चीज़ें यहीं से ही खरीदनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसमें भी बहुत सारा एक्सपेंसेस आपका एक साथ लग जाता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी आपकी आते ही ये मत लो कि मतलब कि घर में ये नहीं है तो मेरे को ये भी चाहिए, ये नहीं है ये भी चाहिए। तो आप पहले एडजस्ट करो, ठीक है। 1-2 महीने जब आपकी सैलरी आ जाए तब आप धीरे धीरे खरीद सकते हो। आते ही आपको सब कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है कि मेरे को ये भी जरूरत है। एडजस्ट करो, जितना है उसमें ही एडजस्ट कर लो, जो आप इंडिया से सामान लेके आए हो उसमें। एसएसडब्ल्यू का टोटल खर्चा तो आपकी कंपनी पे डिपेंड करता है, आपकी कंपनी आपसे कितना अमाउंट पे करवा रही है ना, कितना अमाउंट आपको ले रही है उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि वो सबसे ह्यूज अमाउंट है। उसके अलावा जब आप इसमें क्या होता है, कोई कंपनी 1,50,000 लेती है, कोई 2 लाख भी लेती है, ठीक है। वो उनके ऊपर डिपेंड होता है, वो आपकी सारी प्रोसेस करवाती है। उसमें आपको ना कहीं पे भी आने जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। वो आपकी कंपनी सारा काम करवाएगी। लेकिन आप, जैसे मैंने बताया था कि मैं वीज़ा अप्लाई अपना ऑलमोस्ट की बाद की प्रोसेस खुद करी थी, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो टोटल खर्चा वो होता है, एक तो आपका 1 और 2 लाख उसको लेके चलो। उसके बाद आप शॉपिंग करते हो, उसमें वो आपके ऊपर आप कितने खर्च करते हो शॉपिंग के ऊपर। 50,000 के अप्रोक्स, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, 50,000 के अप्रोक्स आप खर्च कर देते हो उसमें, ठीक है। उसके अलावा मैं तो आपको यही कहूंगी 1 लाख के ऊपर आप लेके आओ इंडियन रुपीस, जिसको आप कन्वर्ट एयरपोर्ट पे से करा लो, या फिर कोई आपकी कंपनी आपको सपोर्ट कर रही है तो आप इंडिया में, जापान में आके भी वो आपको पैसे दे देंगे, जिसको आप आपकी सैलरी आएगी जब उनको रिटर्न कर दोगे। तो ऐसे भी होता है। या फिर आप एयरपोर्ट पे भी ये करेंसी एक्सचेंजर होते हैं, आप वहां से भी करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हो। उसमें कुछ लगता है पैसे, जैसे 10,000 के ऊपर आपका 2,000 या 1,000 का पैसे लगते हैं। इतने में आपके इतने रुपए चेंज हो जाएंगे, करेंसी चेंज होती है। एसडब्ल्यू में आ रहे हो और
स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो, स्टडी वीज़ा पे तो भाई लेके आओ। स्टडी वीज़ा पे तो मतलब आपको पढ़ाई का भी हो जाएगा, आपको यहाँ से पढ़ाई के लिए भी बहुत सारी चीज़ें खरीदनी पड़ेगी और भी एक्सपेंसेस खाने पीने के। तो स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो तो 20-30 हज़ार या 50 हज़ार खा ऐसे मत आ जाना, ठीक है। क्योंकि इंडिया में ये नहीं होता कि आप पहले 1 महीना रह लिए उसके बाद रेंट पे करो, पहले रेंट पे करो। आपको यहाँ पे 2 महीने का एक्स्ट्रा रेंट देना पड़ता है, 2 महीने का एक साथ लेते हैं, प्लस जो आपके सिक्योरिटी चार्ज होते हैं वो भी आपसे पहले ही वसूलते हैं ये। उसके बाद आप 2 महीने रहते हो स्टडी वीज़ा पे, तो उसमें भी आप बहुत अच्छा कमा लेते हो, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 महीने का थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है, उसमें आपको थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा, आपको लगेगा कि भाई मेरे पास तो पैसे ही नहीं बचे, तो कोई बात नहीं है। उसके बाद आपको या तो SSW में सैलरी मिलने लग जाएगी, एंड स्टडी वीज़ा पे आए तो आप अरुबाई तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल जाएगी, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद आपके पास पैसे आ जाएंगे, लेकिन पहले एक अच्छा अमाउंट आप अपना लेके आओ इंडिया से, है ना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। पंजाबी ने कमेंट कर रखा है यहाँ पे, TITP से SSW में 3 ईयर पूरे होने से पहले भी चेंज कर सकते हैं क्या मैम? तो मैं आपको बता दूं, अगर आप जापान में और जॉब कर रहे हो TITP में, एक का मेरे को एग्रीकल्चर का भी आ रखा था, वो भी बताऊंगी। तो जापान में जॉब कर रहे हो तो ऐसा किसी ने नहीं कहा है कि मतलब आप 3 साल पूरे होने के बाद ही SSW में चेंज कर सकते हो। जैसे ही आप SSW का एग्जाम दे देते हो, आपका क्लियर हो जाता है, उसके बाद आप अपने चेंज कर सकते हो SSW में, चाहे आपको TITP में 1 ईयर हुआ है चाहे 2 ईयर हुआ है, उसका कोई मैटर नहीं करता। आपका SSW कंप्लीट होना चाहिए और आपका JFT कंप्लीट होना चाहिए, एग्जाम पास होने चाहिए। उसके बाद आप अपने आसपास कंपनी सर्च करो एंड उसमें इंटरव्यूज दो, ठीक है। एंड उसकी प्रोसेस में कुछ टाइम लगता है। इसमें ना क्या होता है कि जैसे आप TITP में कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो इसमें आपको पहले अपने रिजाइन के लिए 1 मंथ अप्रोक्स आपको बताना पड़ता है, 1 मंथ से भी आप पहले, ठीक है। 2 मंथ्स या 1 मंथ्स का टाइम होता है, वो मेरे को अच्छे से 100% नहीं पता, तो उससे पहले आपको बताना होता है। उससे पहले आप बताओ और अपने लिए कंपनी सर्च करो कहीं पे भी, एंड आप आराम से 3 साल से पहले भी आप चेंज हो सकते हो, ठीक है। बट अगर आपको TITP में सही सैलरी मिल रही है तो आई डोंट थिंक कि आप अपना चेंज करो, क्योंकि 3 साल अगर आप TITP में कर लेते हो ना, उसके बाद आपके पास SSW के 5 साल सिक्योर रह जाते हैं। अगर आप TITP में 1 साल काम करने के बाद फिर 5 साल, तो आपके 5 साल काम करोगे तो 2 साल आपके वेस्ट चल मतलब कम हो गए ना जापान में रहने वाले। या फिर मतलब आप TITP पे सर्च करना चाहते हो तो आप SSW में चेंज हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। SSW में आगे फिर और वीज़ा होते हैं, वर्क वीज़ा भी होते हैं, आपकी जितनी स्किल्स बढ़ती जाएंगी। उसमें ना 3 साल काम करने के बाद जापान में एक एग्जाम होता है, 3 साल आप SSW में वर्क कर लोगे ना, उसके बाद उस वर्क के बाद कोई सर्टिफिकेट मिलता है, उसका एग्जाम होता है आपका, उस एग्जाम को आप पास कर लेते हो तो आपको सीधे वर्क वीजा टाइप मिल जाता है, जिसमें आप रेगुलरली जापान में कितने भी साल काम कर सकते हो। शुभम अरोड़ा का ये क्वेश्चन है, मैं भी जापान में जॉब कर रहा हूँ एग्रीकल्चर फील्ड में, 1 ईयर अप्रोक्स उनको हो गया है एंड मैं अपनी फील्ड चेंज करना चाहता हूँ। ऑब्वियस सी बात है कि आप अपनी फील्ड चेंज कर सकते हो शुभम अरोड़ा, ठीक। SSW में आपको सैलरी भी TITP से डबल मिलती है, ओके। TITP से डबल सैलरी मिलती है आपको, तो डबल सैलरी मिल गई, मतलब उसके बाद जब डबल सैलरी मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है आप अच्छा घर में रहोगे। आप जब आप इंडिया से आ रहे हो, ठीक है, दूसरे देश में भी अगर आप परेशान ही हो रहे हो, है ना, इन सारी चीज़ों के ऊपर, रहने के ऊपर, खाने के ऊपर, है ना, आपको अच्छे से फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है। अगर आपको बहुत गांव का एक टाइप का एरिया मिल जाता है तो उसमें क्या होता है, आपको कोई इंडियन रेस्टोरेंट ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। आप 3 साल बिल्कुल प्रॉपर, या तो आप नॉनवेज हो तो जापान की चीज़ें ही खाओ, नहीं अगर आपको पसंद तो फिर आपको सफ़र करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं कहती हूँ कि SSW में भी आप एग्रीकल्चर का कर लोगे, आपकी सैलरी मिल जाएगी, पर वही है ना, गाँव वाँव का एरिया मिलेगा, वो ठीक नहीं है। तो काइगो बेस्ट है। उसके अलावा आप ऑटोमोबाइल में भी, अगर जापान में ही हो ना तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप कुछ भी कर सकते हो, ऑटोमोबाइल में, फिशिंग में, फूड पैकेजिंग में। फूड पैकेजिंग का भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो जापान में तो आपके पास जापान में तो सारे एग्जाम होते हैं, तो आप कोई सा भी एग्जाम दे सकते हो और किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हो, उसकी भी दिक्कत नहीं है। आप इंग्लिश में भी दे सकते हो जापान में रह के, जरूरी नहीं कि आपको जापान में जापानीज लैंग्वेज में ही एग्जाम देना पड़ेगा, ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आप मतलब जापान में रह के आप इंग्लिश में भी एग्जाम पास कर सकते हो, उसके बाद आपको जापानीज कंपनी मिल जाएगी, इंटरव्यू होंगे आपके, ठीक है। एंड अगर आप जापान में लेते हो ना तो फिर इंटरव्यूज में आपको सैलरी भी बहुत अच्छी मिल जाती है,
SSW में। मधुसंता मंडल, ये हैं वेस्ट बंगाल से, इंडिया से ही है। तो इन्होंने मेरे को पूछा है, शी वांट टू डू अ जॉब इन जापान एंड व्हाट टू डू इन जापान, ये पूछा है इन्होंने। ये जॉब करना चाहती है जापान में, उसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ऑब्वियस ही बात है, अगर आपको जैपनीज लैंग्वेज नहीं आती है तो आप जापान में 1% भी सरवाइव नहीं कर सकते हो। मैं बता रही हूँ, आपको N5 लेवल की जैपनीज आती है तब भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। एक N4 लेवल ना, मैं तो कहूँगी N3 भी आना चाहिए। N3 लेवल आता है ना, तो मतलब आप अच्छे से फराटेदार अपनी बातों को कह सकते हो उनको, ठीक है। लेकिन N5 लेवल में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, बहुत ज़्यादा। आपको कहीं पे भी इजी टू इजी कांजी, हर जगह कांजी लिखी होती है, कहीं पे भी हीरागाना सबके नेम कांजी में लिखे होते हैं। सब कुछ पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, ठीक है। माइंड बहुत स्ट्रेसफुल हो जाएगा अगर आप ओनली SSW में तो N5 वगैरह से आ नहीं सकते, तो N5 लेवल पे अगर आप TITP में आ रहे हो तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। आप अपनी बात को नहीं कह सकते, जितने पैसे मांगे उतने ही देने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो जैपनीज आनी चाहिए अगर जापान में आ रहे हो तो। सुनता मंडल, मैं आपसे यही बताना चाहूँगी कि जापान आने से पहले जैपनीज पढ़ो, उसके बाद आप SSW का देखो। SSW में आप काइगो या फिर एग्रीकल्चर, जो भी आपका मन करे वो फील्ड आप चूज़ करो। उसके बाद उनके पढ़ो, एग्ज़ाम दो, उसके बाद आपके इंटरव्यूज़ वगैरह की, उसमें भी टाइम लगता है, ठीक है। टाइम इंटरव्यूज़ वगैरह की प्रोसेस आपकी होती है। शिशनोला, इनका क्वेश्चन है, आई वांट टू नो अबाउट द एग्जामिनेशन लेवल, विच शुड आई गो फॉर द JLPT N4 एग्जाम और JFT बेसिक एग्जाम। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप SSW अभी पढ़ रहे हो तो आप 100% आप JLPT N4 एग्जाम के साइड मत देखो, आप सीधा JFT बेसिक एग्जाम दो, ठीक है। क्योंकि SSW में JFT बेसिक नेसेसरी मानते हैं, नॉट JLPT N4 और नेट तो बिल्कुल ही मत देना। क्योंकि अगर आप अभी SSW में पढ़ रहे हो एंड JLPT का एग्जाम आपका अभी होएगा जुलाई में, एंड अभी क्या चल रहा है, फैब चल रहा है, आप JLPT N4 के लिए जुलाई तक थोड़ी वेट करोगे, नहीं करोगे, ठीक है। इसलिए आप क्या करो, आप JFT बेसिक तो वो इम्पोर्टेंट है। कई बार क्या होता है, कुछ कंपनी आपसे ना JFT बेसिक वो कहेंगी हमें JFT बेसिक ही चाहिए, ठीक है। तो उसमें फिर से आपको JFT बेसिक देना पड़ेगा, चाहे बेशक आपके पास JLPT N4 लेवल है, ठीक है। उसके अलावा कई क्वेश्चन ये भी आते हैं कि नेट N4, तो मैं बता दूंगी आपको, जल्दी से जल्दी अगर आप जापान आना चाहते हो तो नेट की साइड तो देखो ही मत, क्योंकि कोई भी नेट नहीं मांगता। ये नेट एग्जाम तब तक था ज़्यादा, तो जब तक आपका SSW नहीं आया था इंडिया में, ठीक है। नेट आप तब दे सकते हो, आपके पास टाइम है, ठीक है। और आप अपना लेवल देखना चाहते हो कि मेरे को कितने लेवल की जैपनीज आते हैं, तो आप नेट दे सकते हो। मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप नेट दो, आप 2000 रुपीज बेफालतू में खर्च करो, ठीक है। देना है तो या तो JLPT दो, नहीं तो फिर आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन है आपके पास JFT। नेट अगर आपको ये लगता है ना कि मैं जल्दी से JFT बेसिक एग्जाम देना चाहता हूँ और आपके पास टाइम मतलब आप कम टाइम कंज्यूम करना चाहते हो, तो आपने अगर N5 पढ़ लिया तो N5 नेट का एग्जाम दे दो, उसके बाद डायरेक्टली आप N4 पढ़ के JFT का एग्जाम दो। मतलब इसमें ये है कि आपको 6 महीने वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 6 महीने बहुत होते हैं, ठीक है। क्योंकि 6 महीने अगर आप JLPT एग्जाम के लिए वेट करते हो, उसके बाद फिर 6 महीने आप और एग्जाम क्लियर करते हो, 6 महीने का टाइम, 6 से 7 महीने आपको फिर जापान आने में लग जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। मुझे पता है, मेरे साथ ये हुआ है, मैंने 1 साल वेट करा है जापान आने के लिए, ठीक है। मैं आज से 1 साल पहले, 1 साल भी से भी ज़्यादा हो चुका है मेरे को, 1 साल से ज़्यादा हो चुका है मेरे को। जब SSW इंडिया में आया था मैंने तभी पास कर लिया था, पहला एग्ज़ाम दिया था, एंड उसके बाद मैं 2023 में जापान आई हूँ, तो मेरे को कंप्लीट 1 ईयर हो गया था वेट करते करते। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी, आपके आगे भी प्रोसेस में बहुत टाइम लग जाता है इन प्रोसेस में, तो आप अपना टाइम वेस्ट मत करो अभी से कि एग्ज़ाम तब दे लूँगा, एग्ज़ाम तब दे लूँगा, ठीक है। अपने पढ़ो और जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम दो। गौतम कुमार का कमेंट आ रखा है, अभी से लेकर जॉब के 1 मंथ पूरा होने तक उसका खर्चा कंपनी दे रही है क्या?
तो मैं बता दूं, ये आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ बहुत सारी कंपनी कहती है कि मतलब आपको खुद से ही लेके जाना, मतलब वो पर्सनल है। अगर आपकी कंपनी आपको देगी भी तो आपकी सैलरी बाद में आएगी तो ले लेगी, मतलब ये आपका पर्सनल खर्चा होता है एसएसडब्ल्यू में। आपके यहाँ पे जापान आने के बाद 1 महीने 2 महीने बाद जब भी आपको सैलरी मिलती है, तब तक का कोई भी खर्चा नहीं उठाता है, आपको घर से ही लेके आना पड़ता है। तभी मैं आपको कह रही हूँ, आप 1 लाख इंडियन रुपीज के आसपास उनको चेंज कराओ आप जापान के येन में, जापानीज येन में, ठीक है। तो इतना तो आपको जरूरत पड़ जाएगी, आप सीधे घर का आके पे करोगे, उसके बाद आप अपनी खाने पीने का अकोमोडेशन का पे करोगे। तो इसलिए मैं इतने ज़्यादा पैसों के बारे में आपको कह रही हूँ कि इतना खर्च हो जाएगा, ठीक है। और भाई आपकी अच्छी किस्मत है अगर आपकी कंपनी आपको पे कर रही है, वैसे होता नहीं है ऐसा। 90% 95% में यही होता है, वो खर्चा आपका ही होता है एसएसडब्ल्यू में, आपको खुद खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए अपना लेके आना। मैंने एक मैसेज और का रखा है, यूट्यूब पर आप बोलते हो डीएम करो, करते हैं तो रिप्लाई नहीं करते। तो मैं आपको गौतम कुमार, मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं यहाँ पे अकेली हूँ, उसके अलावा मैं वर्क भी करती हूँ। तो आपके जैसे ही ना हमारे पास यहाँ पे 10 से 15-20 कमेंट आते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे, मेल पे, फेसबुक पे एंड यूट्यूब पे, ठीक है। कमेंट आते रहते हैं, सभी के कमेंट का रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है चीज़ें जो बताना जरूरी होता है, उसका रिप्लाई हम हमेशा करते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप ना थोड़ा सा पेशेंस रखा करें, ठीक है। रिप्लाई आपको मिलेगा, आज नहीं मिला कल मिलेगा, ठीक है आपको। क्योंकि देखो, अगर मैं रीड कर रही हूँ मैसेज, ठीक है, उसके अलावा मुझे लगता है कि ये चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करनी चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। ऐसे मतलब एकदम ना ये मत हो जाया करो कि आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाए, हर चीज़ में टाइम लगता है आपको। क्योंकि देखो, संतोष रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हो जापानीज, ठीक है, उसके बाद एग्जाम दोगे, उसके बाद जब कंपनी सर्च करोगे ना, तब पता चलेगा आपको, ठीक है, कि टाइम कितना लगता है। जब एक एक दिन निकालना भारी हो जाता है, तब आपका जब सीओई टाइम पे नहीं आता, आपके जापान में आपके डॉक्यूमेंट्स चले गए और 3 महीने से भी ज़्यादा हो गए, उसके बाद जब आपका सीओई नहीं आता ना, तब पता चलता है टाइम का। तो मतलब जितना आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है ना, मीन्स ये रखो कि आपको अच्छा मिलेगा कुछ ना कुछ। जितना टाइम लगता है ना, कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो वही होता है। तो जितना आपकी सफलता टाइम ज़्यादा ले रही है ना, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इन कामों में तो ऐसा है कि आपको वेट करना ही करना पड़ेगा, इंस्टेंट आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। सभी प्रोसेस में टाइम लगता है, तो थोड़ा सा पेशेंस अभी से ही रखना स्टार्ट करो, तभी आगे तक पहुंचोगे। अभिषेक 5266 का कमेंट कर रखा है इन्होंने, मैम एग्रीकल्चर का एग्जाम कौन से लैंग्वेज में आएगा। तो अब इन्होंने वही कमेंट कर रखा है जिसके बारे में मैंने एग्रीकल्चर की वीडियो डाल रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे। आप ना क्या करा करो, मेरा चैनल देख रहे हो, उसके बाद आप एक बार ना पूरा देख लिया करो कि किस किस चीज़ पे इन्होंने वीडियो डाल रखी है, नहीं डाल रखी, ठीक है। 3 लैंग्वेजेस में होता है, 1 इज इंग्लिश, 1 इज हिंदी एंड 1 इज तमिल। अगर आप नॉर्थ से हो तो तमिल तो आती नहीं होगी, तो आपके पास हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन है। अगर आपकी हिंदी, क्योंकि ना सच बताऊं एक बार, टीआईटीपी में क्या होता है, एग्रीकल्चर में आपसे ना जापानीज भी नहीं मांगते, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको सर्वाइव करने के लिए जापानीज आनी चाहिए, क्योंकि जापानीज एग्रीकल्चर में क्या होता है, आपको हाथ से काम करना होता है, सब्जियां तोड़नी होती है, उसमें मुंह से काम नहीं करना होता। लेकिन काइगो का वर्क होता है जिसमें मुंह से काम करना होता है, हमें सारे दिन पेशेंट से बात करनी होती है। पेशेंट से बात करोगे, वो बोलेंगे, अगर आपको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही तो उसका क्या फ़ायदा है, फिर आप काम नहीं कर पाओगे। जो पेशेंट आपसे मांग रहा है, अगर आप वो उनको नहीं दे रहे हो, ठीक है, पानी मांग रहा है, ठीक है, जापानीज में बोलेगा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर वॉशरूम जाना चाहता है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन एग्रीकल्चर में आपको हाथों से काम करना होता है, उनको लैंग्वेज नहीं चाहिए। एग्रीकल्चर में 12वीं पास हो ना, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एग्रीकल्चर में उनको इतनी जापानीज नहीं चाहिए होती है। तो इसलिए बेसिकली आप एग्रीकल्चर का एग्जाम हिंदी में भी दे सकते हो, जापानीज में भी दे सकते हो। थोड़ी सी लिसनिंग आती है, बहुत मतलब बिल्कुल N5 लेवल से भी कम की, वो आपके ना उसमें वकैब का पार्ट दिया हुआ है, जो एग्रीकल्चर की साइट है ना, मैंने भी अपने यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है,
ठीक है, उस साइट पे ही आपको जापानीज़ की जो पढ़नी है ना वो बुक मिल जाएगी। उसमें बेसिक कि जो आपके हाउस होल्ड चीज़ें हैं, ठीक है, बाहर की सब्जियों के नाम, उन सभी चीज़ों के नाम आपको बताए जाएंगे, उनको क्या क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपका नाम क्या है, आप कहाँ के हो, ये सारी चीज़ें आपको जापानीज़ में बोलनी आनी चाहिए। तो एग्रीकल्चर में इतना कुछ नहीं होता, आपको जापानीज़ बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी अगर ऐसे आपको लाके खड़ा कर देंगे ना तो सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ठीक है, एग्रीकल्चर है, लेकिन यूँ थोड़ी है कि अगर आप कोम्बिनी में जाके खड़े हो, किसी मार्ट में जाके खड़े हो, तो आप वहाँ पे सारी चीज़ों के नाम जापानीज़ में लिखे होते हैं, उनको कैसे देखोगे आप, है ना। थोड़ी सी आनी चाहिए। और तो जापान आके आप जब सफ़र करोगे ना इन चीज़ों से, जब डिप्रेशन में जाओगे, तब खुद समझ में आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, इसी वीडियो के कमेंट में, या फिर इसके अलावा आपके कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहाँ पे नहीं बताए हों, रह गए हों, तो उनको भी आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में सेक्शन में आप लिख सकते हो। ठीक है, एंड बस तो उसी के साथ अभी यही मेरे को याद है जो जिन क्वेश्चंस का मैंने आपको जवाब दिया है। एंड जो भी मैं नया कुछ यहाँ पे देखूंगी, ये सब कुछ करूंगी, वो आपके बारे में आपको साथ शेयर करूंगी। आई होप कि मेरी वीडियोस जो हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हों। बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आते हैं, उनको थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आप सपोर्ट करते हो ना, जब आप ये कॉम्प्लीमेंट देते हो तो बहुत अच्छा लगता है। इससे ना कॉन्फिडेंस आता है कि चलो और चीज़ें आपके साथ शेयर की जाए। ठीक है, एंड इसी के साथ हम वीडियो को अभी एंड करते हैं। एंड अभी आगे कुछ आप मेरे को बता सकते हो ना जापान में, और मैं मेरे को एडवाइस भी कर सकते हो, मेरे को भी एडवाइस कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे को एडवाइस करो कि मैं और क्या क्या किस किस चीज़ों के ऊपर व्लॉग बनाऊं। ठीक है, किन किन चीज़ों के बारे में आपकी क्वेरीज है, आप किन किन चीज़ों के बारे में जापान के बारे में जानना चाहते हो, उनके ऊपर मैं ज़रूर व्लॉग बनाऊंगी। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताया करो, मेरे को एडवाइस दिया करो, मेरे व्लॉग में कुछ मिस्टेक हो, ठीक है, कुछ भी वीडियोस की वॉल्यूम की या कुछ भी, मतलब कोई भी मेरे से मिस्टेक होती है तो आप उसमें भी आप मेरे को एडवाइस भी कर सकते हो, जिसको मैं आगे अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करूंगी। एंड मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी जैसे मैं कांटेक्ट में रहती हूँ एंड सभी के मैसेज वगैरह आते हैं, किसी की हेल्प हो पाती है, किसी की नहीं भी हो पाती है, तो उनके लिए आप प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिए। पेशेंस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो यही कहूँगी, सब कुछ अलग रख दो, एंड पेशेंस जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास ना ऐसा ऐसा टाइम आता है कि एक एक दिन निकालना भारी हो जाता है, जब बाद में आपके क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स का वर्क होता है। एंड उसके अलावा बहुत सारे जब इंडिया में फ्रॉड भी होते हैं तो उनसे बच के रहो। ठीक है, बहुत सारे के मेरे पास एक दो स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने बताया कि इंटरव्यू करवाने के लिए हमसे 10,000 20,000 50,000 के आसपास तक पैसे ले लिए पढ़ाने के लिए, लेकिन क्या करते हैं उसके बाद उनसे कंपनियां नहीं मिलती, वो नहीं ढूंढ पाते कंपनी हमारे लिए, एंड हम वैसे के वैसे हैं। तो देखो, मैं आपको सिंपल से सिंपल चीज बताती हूँ कि आप एग्जाम दो और आओ। फ्रॉड भी बहुत होता है, आपको जिस पर्सन के ऊपर, जिस कंपनी के ऊपर, दिल्ली में सबसे ज्यादा होता है एक तो, ठीक है, दिल्ली में बहुत ज्यादा फ्रॉड होता है, दिल्ली नोएडा इनकी कंपनीज में सबसे ज्यादा फ्रॉड होता है। तो आप क्या करो, कहीं पे भी आप बात कर रहे हो, पैसे दे रहे हो ना इस काम में, तो उससे पहले अच्छे से कंफर्म करके पैसे दो। पहली बात तो इन काम में ना पहले पैसे ही नहीं लगते, आप पैसे दो, आपका सीओई आए तब दो आप पैसे सारे कंप्लीट। अच्छा लगा हो तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जो भी करता होता है ना वो सब कर देना यार। पैसे थोड़ी लगते हैं आपके इन सारी चीजों को करने में, कुछ पैसे लगते हैं, कुछ घटता है क्या? कुछ घटता है वीडियो कमेंट करने में? कमेंट आपकी प्रॉब्लम होती है उसका करो, लाइक करने में वीडियो में कुछ घटता नहीं है, सब्सक्राइब करने में कुछ घटता नहीं है आपका, फिर भी आप नहीं करते हो। वीडियोस देख लेते हो, टू लोग, मतलब इतने कंट्रीज के लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब कोई नहीं करता। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को। ठीक है, तो तब के लिए बाय बाय। आई होप आगे कुछ अच्छा व्लॉग या कोई वीडियो लेके आएंगे बंद करने का मन ही नहीं करता।